हेलो बच्चा लोग, क्लास 11th और आईआईटी जेईई मेंस प्लस मेडिकल एक छोटा सा टॉपिक और टॉपिक का नाम है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, बहुत बढ़िया टॉपिक का नाम है आपका, जैसे हम लोग कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप एक पर्टिकुलर एक एटम लीजिए, आप उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का आप कोशिश कीजिए। ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के साथ में एटम न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एटम में से जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी होती है, और जितनी एनर्जी आपको खर्च करनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आपको क्लियर डेफिनेशन बताऊं तो क्लियर डेफिनेशन कहती है किसी विलगित गैसीय परमाणु में से आइसोलेटेड एटम, विलगित का मतलब अकेले से है। देखिए, जिसने बंध बना रखा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात नहीं हो रही है, उसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कह सकते। पर्टिकुलर परमाणु चाहिए, एटम चाहिए गैसीय कंडीशन में। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, गैसियस कंडीशन में चाहिए आपको। तो गैसियस कंडीशन में किसी एटम से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जैसे एक सिंपल सी एक लाइन अगर मैं बोलूँ, एक लिखा हुआ है ये O2 गैस कन्वर्ट इनटू द O2 प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। आपसे कहा जाए बताइए यहाँ पर जितना भी आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, क्या वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी? कभी नहीं कहलाएगी। इसे आप कभी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कह सकते। क्यों? देखिए, आप यहाँ पे पूरे का पूरा एटम लेके आए हो, मॉलिक्यूल लेके आए हो, हमको चाहिए एटम। ठीक है बात। दूसरी बात, यदि मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दूँ Na सॉलिड और कन्वर्ट इनटू द Na प्लस इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। अरे सर, आपने तो कहा था एटम होना चाहिए। बेटा, ये S लिखा हुआ है, S का मतलब सॉलिड कंडीशन में है, और सॉलिड कंडीशन में है तो एटम कभी अकेला नहीं होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, सब एक दूसरे के पास होंगे। ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए, पर्टिकुलर अकेला एटम चाहिए। तो विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहते हैं उसको। ओके, दूसरी बात, चूंकि ये एनर्जी है तो कोई ना कोई यूनिट भी होगा। याद रखिए, आयनन एंथैल्पी का जो यूनिट है वो चलता है आपका क्या, कई यूनिट बनाते हैं हम लोग। एक यूनिट है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये तीनों यूनिट सही हैं आपकी। ठीक है, किलो कैलोरी, किलो जूल कर दीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए, और तीनों को ही एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ये बराबर होता है 23.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल, और 4.18 का रेशियो होता है। अगर आपको पता हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किलो जूल पर मोल में तो ये हो जाएगा 96.47 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। तो ये होता है आपका आयनन एंथैल्पी का क्या, यूनिट, इसको आप याद रखिए। और डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आपने किसी भी आइसोलेटेड एटम से, पर्टिकुलर एक एटम से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरी बात, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको कहेंगे हम लोग थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। और एक बात याद रखने वाली है कि जो आपका IP थर्ड होगा, यानी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल,
इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी IP सेकंड से और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी IP फर्स्ट से। यानी प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में द्वितीय का मान हमेशा ज़्यादा, द्वितीय की तुलना में तृतीय का मान हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसके पीछे आप लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप पर्टिकुलर किसी एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो एनर्जी थी वो एनर्जी आपने खर्च करी, उस एनर्जी को खर्च करके आपने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जब आप वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था आयनिक रेडियस। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ जाने के बाद में रेडियस कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, रेडियस कम हो जाता है। जब रेडियस कम हो गया, अब आप उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आओगे तो 100% आपको पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया फर्स्ट की तुलना में सेकंड वाला कैसा होता है, ज़्यादा होता है। फिर समझिए आप, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन है, आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप ले गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बन चुका है वो कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और आप जानते हैं कैटायन का रेडियस कम हो जाता है ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो उसका रेडियस कम हो गया, आकर्षण बहुत काम कर रहा है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे तो आपको पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा निकालेंगे, रेडियस और कम हो जाएगा, तीसरा निकालने के लिए आपको उसकी कंपैरिजन में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं प्रथम की तुलना में द्वितीय, द्वितीय की तुलना में तृतीय आयनन ऊर्जा का मान कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है बात, इसको याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब तो आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हम लोग बात किया था इसके बारे में, एटॉमिक रेडियाई में बात किया था हमने, आयनिक रेडियाई में बात किया था। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक के द्वारा लगने वाला यदि आकर्षण बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा प्यार करते हो उसे अपने से दूर नहीं होने दोगे, और अगर कोई आपसे छीनना भी चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा ताकत खर्च करनी पड़ेगी, तब वो आपसे छीन पाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। कोई ले जाना चाहता है तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, लगने वाला आकर्षण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके वैल्यू लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, आपको बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जो इनर्ट गैसेज हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, कहते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, तो सिंपल सी बात है, होना चाहिए। उनका आयनन विभव सबसे उच्च होता है, और आयनन विभव का उच्च होना ही उनकी अक्रियता का कारण भी है। आपसे कोई पूछे काय को क्यों अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती, इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है, बहुत हाई होता है, जिस कारण वो रिएक्शन नहीं करती। ओके, टॉप टू बॉटम आते हैं आप, लगातार रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का निकालना कैसा है, आसान है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप याद करेंगे या आप समझने की कोशिश करें इसको। देखिए, बेरिलियम और बोरॉन, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, कहने को दोनों एक ही पीरियड में है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, तो बेरिलियम की कंपैरिजन में बोरॉन का आयनन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ध्यान दीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, आपने इस तरीके से इसको भर दिया, ठीक है। बोरॉन जो आता है एटॉमिक नंबर 5, इसका होता है 1s2 2s2 2p3, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, 1s2 2s2 2p1, ये 2p1 होगा। ध्यान दीजिए, हमेशा मैंने पहले भी आपसे बोला है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं, यानी ये वाला ऑर्बिटल ज़्यादा स्थायी है, और स्थायी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इसीलिए बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से उच्च हो जाता है। इसी प्रकार
आप देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड के हैं। ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए बट नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। इसकी वजह भी यही है, नाइट्रोजन का आयनन विभव जो ज़्यादा हो रहा है उसका आयनन विभव के ज़्यादा होने की वजह भी यही है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसमें आता है 2p4 यानी हाफ से एक ज़्यादा होता है। यानी इसको निकालना आसान है, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं इसका मतलब कि एनर्जी आपको कम खर्च करनी होती है। ठीक है, तो याद रखिए, एक अपवाद कह सकते हैं यहाँ पे इसको, पेपर में बहुत पूछा जाता है लेकिन ये अपवाद नहीं है, ये वास्तविकता है। याद रखिए, आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं जिस कारण उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात पर ध्यान दीजिए आप, यदि कोशों की संख्या बढ़ेगी आयनन विभव कम हो जाएगा क्योंकि आकर्षण कम होता है। तो कुछ फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को आप लोग याद रखिए, आयनन विभव किस प्रकार से कार्य करता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी आयनन विभव का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, 4-5 एलिमेंट देंगे और 4-5 एलिमेंट्स में किस प्रकार से आयनन विभव को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखेंगे, वो काम भी आपको वहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए आप लोग, और उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, बट वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।